नमस्कार साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की यानी कक्षा 11 की भूगोल को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और कक्षा 11 का हमारा जो भूगोल है उसके अंदर हम भौतिक पर्यावरण किताब की बात कर रहे थे। भौतिक पर्यावरण पुस्तक जो हमारी है उसका बहुत बड़ा लंबा होता जा रहा था ये लेक्चर, जो पूरा चैप्टर ही मतलब एक प्रकार से उस चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर है, यानी चैप्टर नंबर 4 का आज 10 वाला लेक्चर है और ये लास्ट है। आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसका आपको बेसब्री से क्या था, इंतजार था कि सर ये कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। क्योंकि ये इतना बड़ा इसलिए हो रहा था, मैंने बताया ना, पूरी किताब की जो धुरी है ना, यानी यूं कहूं कि पृथ्वी की विषुवत रेखा जो काम करती है ना, ये पूरी भौतिक पर्यावरण जो हमारी किताब है ना, उसकी धुरी का काम करता है कौन? केंद्र बिंदु का काम करता है 4th वाला चैप्टर। क्योंकि इस चैप्टर ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, मौसम से रिलेटेड यानी वेदर से रिलेटेड, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, सीजन है ना, क्लाइमेट, सारी चीजें लेके आ गए, कुछ भी इसने छोड़ा ही नहीं। तो जलवायु की बात कर रहे थे, इसकी बड़ी बड़ी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ये लेक्चर बहुत छोटा सा, मस्त और स्वीट और शॉर्ट होने वाला है। इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं? इसके अंदर हम छोटी छोटी बातें देखेंगे। एक तो कोपेन मोदे हुए हैं, उन्होंने भारत की जलवायु को डिवाइडेशन में बदला है, भाग बनाए कुछ, तो थोड़ा थोड़ा उसको देखना, आपको डिटेल से उसको ज्यादा नहीं देखेंगे हम, शॉर्टकट तरीके से। तो ये लेक्चर 10 है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या छूट गया ऐसा जो हमने नहीं पढ़ा? क्योंकि मौसम, ऋतुएं, मानसून, और आप तो ये भी जानते हैं कि मानसून वह मौसम, बारिश होना, बादल का फटना। अब मैं ये बात करूं कि भूमंडलीय तापन, तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कोई नया टॉपिक है। लेकिन वर्षा की परिवर्तिता, अब आप कहेंगे सर कैसे टॉपिक लेके आ रहे हो, ये तो सब आता है हमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है लाडले, इसमें थोड़ा सा बदलाव है। ये टॉपिक फॉर्मूले पे चलेगा। किस पे चलेगा? ये एक सूत्र पे चलेगा और उसको हम आज समझ डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? भूमंडलीय तापन, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, घटता है, और ऐसा कई सालों में होता है। मैंने बताया ज्योग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर 10, 12, 15 साल तो कोई मायने ही नहीं रखते, ये तो बहुत छोटी सी बात हो जाती है। सैकड़ों सालों का इसके अंदर मामला देखा जाता है कि इतने सालों बाद ये हुआ, ये देखा जाता है। तो इस लेक्चर में हम कोपेन जो है उसका जलवायु वर्गीकरण जो है उसको भी पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा भूमंडलीय तापन की बात करेंगे हम, भूमंडल पर ताप कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, इसकी बात हम करेंगे। वर्षा की परिवर्तिता की बात करेंगे और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। यानी 3 चीजें पढ़ने वाले हैं और बहुत ही शानदार और मस्त तरीके से क्लास में ही याद होने वाली है। कहां याद होने वाली है? क्लास में ही याद होने वाली, क्योंकि बाद में तो आप पढ़ते नहीं हो। शुरू करें इस लेक्चर को और समझते हैं सबसे पहले भूमंडलीय तापन क्या है। देखो इधर आग जल रही है पृथ्वी के ऊपर, क्या जल रही है लाडले? आग जल रही है पृथ्वी के ऊपर, और इसको समझने का प्रयास करते हैं। भूमंडलीय परिवर्तन आज भी होते हैं, तो कब नहीं होते थे? इनसे पूछो कब नहीं होते थे, है ना। भूमंडल यानी पृथ्वी के अंदर, भू यानी पृथ्वी, मंडल यानी पृथ्वी रूपी जो मंडल है, पृथ्वी का जो घेराव है, उसमें आज भी चेंज आते हैं, आज भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, आज भी बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके पीछे क्या कारण है वो सारी चीजें हम करेंगे अभी। यानी कि ये कह रहा है भूमंडलीय परिवर्तन आज भी होते हैं, पहले भी होते थे, कोई दिक्कत नहीं है। भूमंडलीय परिवर्तन अगोचर है। ये क्या शब्द आया लाडले? अगोचर। भूमंडलीय परिवर्तन अगोचर है। कैसे अगोचर कैसे है? यानी कि दिखाई नहीं देते हैं। भूमंडल के जो होते हैं ना परिवर्तन जो होते हैं वो अगोचर है, अगोचर कहा जाता है इसको, ऐसे अगोचर है। क्यों? क्योंकि ये प्रकट नहीं होते हैं। अगोचर का मतलब क्या है? प्रकट नहीं होते हैं, प्रकट नहीं होते हैं। कौन प्रकट नहीं होता? भूमंडल पर जो परिवर्तन होते हैं वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि एकदम से कोई चीज परिवर्तन हो, जैसे मौसम है एकदम से बदला, हमें दिखाई दे गया। लेकिन जलवायु में जो परिवर्तन होते हैं, भूमंडल में जो परिवर्तन होते हैं, वो धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ हो, यानी धीरे धीरे होते हैं ना। ठीक है, एक समय में पृथ्वी बर्फीली थी, लेकिन उससे पहले पृथ्वी गर्म थी, फिर बर्फीली थी, फिर बर्फ जो है पिघल रही है। अलग अलग चेंजिंग जो पृथ्वी पर आते रहते हैं, ऐसा सैकड़ों सालों में होता है। कितने सालों में होता है? सैकड़ों सालों में। ठीक है, आज विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है। पहले गर्म थी, फिर बर्फीली थी, आज फिर से वृद्धि हो रही है। आज तापमान हर जगह आप देखेंगे तो तापमान बढ़ रहा है। इसके पीछे एक छोटा सा कारण है जिसकी चर्चा इस किताब में नहीं की गई है, लेकिन समझने के लिए एनसीईआरटी को उसे जोड़ना चाहिए था। क्या चीज है? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर जो है उसको अगर हम पढ़ते हैं
तो एटमॉस्फेयर में सबसे नीचे की जो धरातल की परत होती है उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद समताप मंडल होता है जिसमें हमने जेट स्ट्रीम पढ़ी थी। समताप मंडल के बाद जो है ओजोन मंडल आया करता है। ओजोन मंडल के अंदर क्या होता है, फिर आयन मंडल, बहिर्मंडल, ऐसे मंडल आते रहते हैं, 5-4 मंडल होते हैं। ओजोन मंडल जो है उसके अंदर, ओजोन मंडल के अंदर एक ओजोन परत बनी हुई है। क्या बनी हुई है? एक ओजोन परत बनी हुई है। उसको बना के बता देता हूं आपको। ये हमारा क्षोभ मंडल, ये हमारा समताप मंडल और ये हमारा ओजोन मंडल जो है, इसके अंदर यूं एक परत बनी हुई है और उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है। क्या पड़ती है? इस पर सूर्य किरणें। और हम लोग यहाँ रह रहे हैं पृथ्वी पर। हम लोग कहाँ रह रहे हैं? पृथ्वी पर, इस स्थान पर रह रहे हैं। तो हम लोग पृथ्वी पर इस स्थान पर रह रहे हैं। जैसे ये लाइट है, आप जहाँ रूम में पढ़ रहे हैं वहाँ लाइट तो है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। जो लाइट है उसको आप क्या मानो? उसको आप सूर्य मानो। और बीच में रूम का जो बीच का हिस्सा है उसको आप ओजोन परत मानो। तो आप जमीन पे बैठे हैं। कहां बैठे हैं? जमीन पे। तो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती है तो उनके बीच में आती है ओजोन परत। और ओजोन परत क्या करती है? सूर्य की हानिकारक जो किरणें होती है उनका 18 लाखवां हिस्सा जो है वही पृथ्वी पर पहुंचाती है। आप सोचो, सीधी आ जाए तो भूंगड़े समझते हैं आप, भुने हुए चने जो होते हैं वो इंसान के बन जाए यूं चुटकियों में, है ना। तो वो जो किरणें आया करती है सूर्य की, पैरा बैंगनी किरणें, जो खतरनाक किरणें होती है, उसको आने से ओजोन परत रोकती है। और ओजोन परत में आजकल होने लग गए छेद। अब मुझे ये बताओ कि घर की जो छत है वो बरसात के पानी को रोक रही है, धूप को रोक रही है, और उसमें छेद हो गए, तो बताओ पानी टपकेगा कि नहीं टपकेगा? सूर्य किरणें सीधी आएगी कि नहीं आएगी? तो हमारी पृथ्वी से ऊपर ओजोन मंडल में जो ओजोन परत है उसमें अब छेद होने लग गए। उसका कौन जिम्मेदार? उसके हम जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? उसके हम जिम्मेदार है। क्योंकि ओजोन परत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है उसके जाने से छेद होते हैं। वो गैस कौन छोड़ता है? वो गैस छोड़ती है एसी, रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, एयर कंडीशनर जो होते हैं, इनके अंदर जो गैसें भरी जाती है एसी के अंदर, वो जो गैस निकलती है जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, अभी जिक्र करेंगे उसका हम, वो कहते हैं, वो गैस जाया करती है CFC, वो ओजोन परत में छेद कर देती है और इससे हमारा नुकसान होता है। इससे हानिकारक जो है किरणें यहां पहुंच पाती है। इसलिए आज पृथ्वी पर यह लाइन समझने के लिए इतनी बड़ी कहानी हमें पढ़नी पड़ी, क्योंकि आज विश्व के तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है भाई? वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई? ध्यान से समझना मेरी कहानी को, ध्यान से समझना मेरी बात को, आपको अच्छे से समझ में आने वाले दोनों पॉइंट। इसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बात मेरे भी समझ में आ रही है। जीवाश्म ईंधन से इसकी मात्रा बढ़ रही है। जीवाश्म ईंधन क्या है ये भी हम देखेंगे। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं प्लस बनाना चाह रहा हूं, मल्टीप्लाई से तो लेक्चर इतना बड़ा लंबा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जीवाश्म ईंधन में बहुत ज्यादा एकता है, समरूपता है, एक रूपता है। कैसे? इन दोनों को समझते हैं। इसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा जीवाश्म ईंधन है। क्या बात कर रहे हैं हम? तापमान क्यों बढ़ रहा है? तो एक तो ओजोन परत की बात हमने हटके की ताकि हमें समझ में आ जाए लेक्चर। अब जीवाश्म ईंधन क्या है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, किस प्रकार से यह समायोजन कर पाती है और इससे तापमान कैसे बढ़ जाता है, इस पे ध्यान से सुनना आपको। जीव जो होते हैं और पेड़ पौधे जो होते हैं वो धरती के अंदर अगर दब जाए और करोड़ों सालों तक, मैंने कहा ज्योग्राफी में 1-2 साल का कोई मतलब नहीं है, करोड़ों सालों तक वो दबते रहते हैं, तो वो प्राकृतिक गैस में, प्राकृतिक तेल में, पेट्रोल डीजल आदि में रूपांतरित हो जाते हैं, आदि में बदल जाते हैं। और कांतरित चट्टानें हमने पढ़ी थी उस किताब में, तो वो उनसे बनना शुरू हो जाती है। तो तेल जो निकलता है, वहां कभी पेड़ पौधे हुआ करते थे, वहां कोई जीव हुआ करते थे, किसी भी प्रकार का मानव हो चाहे दूसरे जंतु, वो दबते गए और इस कारण से वो तेल और गैस का रूप ले लेते हैं। जब उनको अंदर से, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, जैसे राजस्थान के जैसलमेर में ऐश्वर्या वगैरह, भाग्यम वगैरह कुएं हैं, उनमें से बाड़मेर में, उनमें, तो वहां से जब निकाला जाता है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब साथ में हुआ करते हैं। जब इनको अलग किया जाता है तो कई गैसों का, कई चीजों का इसमें मिलावट किया जाता है। जैसे लोहा जो है, लोहा अयस्क से, कच्चे लोहे से लोहा इस्पात यानी पक्का लोहा जब बनाया जाता है तो उसमें कोका,
चूना आदि मिलाया जाता है। वैसे ही जब पेट्रोल जो है, डीजल जो है, केरोसिन वगैरह जो है, इनको अलग अलग करने के लिए ढेर सारी गैसों का इस्तेमाल किया जाता है, ढेर सारी वेराइटीज इनमें मिलाई जाती है। तो इस समय कई प्रकार की गैसें जो है वायुमंडल में छूट जाती है और वो वायुमंडल में छूटकर गैसें जो है दूर दूर तक जाकर अन्य गैसों के साथ मिल जाती है और एक भारी मीथेन जैसे विषैली गैस हो गई। सबसे विषैली गैस कौन सी? मीथेन। और सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन और हीलियम, वो बहिर्मंडल में रहती है। सबसे भारी गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें अगर हम ये देखें कि भारी क्यों है, क्योंकि इसमें ढेर सारी गैसें जो है वो धीरे धीरे आकर जुड़ना शुरू कर देती है और ये सबसे भारी बन जाती है। जीवाश्म ईंधन क्या है? वो अंदर से जो हमने निकाला वो जीवाश्म ईंधन है। इस प्रकार से इनका समायोजन होता है और धरती का तापमान धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ने लग जाता है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो होता है उसको पकाने की या अलग करने की जो प्रक्रिया है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और भारी गैस होती है वायुमंडल में सबसे नीचे रहती है, उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में रहती है, क्योंकि ऊपर नहीं उठ पाती है। ऊपर उठती तो वो हीलियम और हाइड्रोजन ही हो जाती। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इनसे मिलता जुलता आगे हम पढ़ेंगे हरित गृह प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? हरित गृह प्रभाव। अब जीवाश्म ईंधन जो है वो तो जीव जंतु या पेड़ पौधे अंदर जमीन में दब गए और सालों बाद ऐसी प्रक्रिया हुई, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके मीथेन और हानिकारक किरणों से बनी। जबकि हरित गृह प्रभाव क्या है उसको और हम देखने वाले हैं, लेकिन यहां समझना इसको बहुत जरूरी है। हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव का मतलब है कि हरित गृह प्रभाव का मतलब यह है कि वायुमंडल के अंदर हमारे इस ग्रह पर, पृथ्वी पर दूसरे जो ग्रह और उपग्रह होते हैं उनकी हवा किसी न प्रकार से यहाँ की हवा में इफेक्ट छोड़ देती है और तापमान बढ़ने लग जाता है। इसको हरित गृह प्रभाव के रूप में एक छोटे से तरीके से हम समझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे हम समझते हैं कुछ अन्य गैसें भी बढ़ रही है, जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC कह सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जिसे हम CFC के नाम से भी जाना करते हैं। कुछ अन्य गैसें जो बढ़ रही है, जलवायु सीमा बदल रही है। क्लाइमेट की जो सीमा होती है, क्लाइमेट का जो बॉर्डर होता है वो भी समय समय पर क्या है? आजकल बदल रहा है। विगत यानी पिछले, विगत यानी पिछले, विगत का मतलब पिछले 150 वर्षों की अगर हम बात करें तो अनुमानतः तापमान बढ़ता ही जा रहा है। जब 2100 का सन शुरू हुआ था उस समय, यानी सदी की बात कर रहे हैं, ये सदी जब शुरू हुई थी 21वीं सदी, उस समय 2 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है हर जगह बढ़ रहा था, स्तर जो है। लेकिन 21वीं सदी जब खत्म होगी उस समय तक आप देखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है? जहां आज 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है वहां आने वाले समय में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये चीज भी आपके समझ में आ गई कि जलवायु में लगातार क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। आगे देखिए, 21वीं सदी तक समुद्र तल तापमान 48 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। यानी समुद्र तल का जो तापमान है वो 48 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा? 21वीं सदी तक। कैसे बढ़ जाता है? आपने उस वाली किताब में जब हमने पढ़ा था तो हमने एक चीज पढ़ी, प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी में हमने क्या देखा? प्लेट विवर्तनिकी में हमने भूकंप के संचालन की बातें की, हमने ज्वालामुखी की बातें की, हमने सुनामी की बातें की, ढेर सारी बातें हमने जो की थी प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से। उसमें हमने ये देखा कि पृथ्वी के अंदर जो हलचलें होती है वो भी प्रभावित करती है समुद्र के स्थल को, ऊंचावच को, आदि चीजों को। तो उससे जो है 48 सेंटीमीटर जो है समुद्र का तल बढ़ जाएगा। ये एक अनुमान लगाया गया है जो हर साल बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा, समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ेगी तो जलवायु सीमाएं बदल जाएगी, कहीं बाढ़ ज्यादा तो कहीं सूखा हो जाएगा। और हरित गृह प्रभाव हम समझने वाले, यानी ये तो एक कॉमन बात हो गई, कहीं बाढ़ आएगी तो कहीं सूखा पड़ जाएगा। यानी हम ये देख रहे हैं क्लाइमेट में, जलवायु में आने वाले समय में बहुत ज्यादा बदलाव आने वाले। आज भी देखने को मिलता है भारत में जलवायु का असमान वितरण समान नहीं है। जैसलमेर में गर्मी है तो माउंट आबू में ठंड है,
हिमालय में ठंड है। तो इस प्रकार से समान रूप से नहीं है। उत्तरी भारत की बात करें तो बर्फीला है, दक्षिणी भारत की बात करें तो तटीय और प्रायद्वीपीय जलमग्न है, उत्तरी भारत की बात करें तो बीच में गर्मी वाले क्षेत्र भी दिखाई देते हैं, तट कटे पटे हैं, द्वीप अलग मौसम वाले दिखाई देते हैं, पठारी भाग कुछ अलग दिखाई देता है। तो पूरे भारत की अगर हम बात करें तो अलग अलग जगह भारत अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है। तो हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव जो है वो वैसे तो कांच का रूम कहा जाता है इसे और शब्दों में, लेकिन एक ग्रह की दूसरे ग्रह पर जो हवाएं होती है वो प्रभाव छोड़ देती है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने शॉर्टकट आपको बताया कि दूसरे ग्रह या उपग्रह की हवाएं इस ग्रह पर अपना प्रभाव छोड़ देती है, तो उससे हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया शुरू होती है। आगे देखते हैं। वर्षा की परिवर्तिता बहुत शानदार चीज है। वर्षा की परिवर्तिता, इससे पहले वर्षा की परिवर्तिता क्या है? एक सूत्र आ गया विचरण गुणांक। अब आपको लग रहा है यार इसमें ज्योग्राफी में सूत्र उत्तर कहां से आ रहे हैं? बहुत सिंपल चीज है। देखिए आप, हमने एक चीज पढ़ी उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब, ठीक है। फिर हमने पढ़ा निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब। ये क्यों देख रहे हैं इस समय? क्योंकि हमें देखना है संवहन प्रक्रिया। क्या देखना है? संवहन प्रक्रिया। संवहन प्रक्रिया क्या होती है? संवहन प्रक्रिया, ये समुद्र है। क्या है ये? समुद्र, ठीक है। ये सूर्य है, यहां की किरणें यहां सीधी पड़ेगी इस जल पर, ये जल है यहां पे, यहां किरणें इसकी सीधी पड़ेगी इस जल पर, तो ये जल होगा गर्म। गर्म होकर ये जल ऊपर उठना शुरू कर देता है, ऊपर उठना, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ रहा है? ऊपर उठना शुरू कर देता है। ऊपर जैसे ही जल ये उठता है तो ये स्थान हो जाता है खाली, तो यहां हो जाता है निम्न दाब। क्या हो जाता है? निम्न दाब, ठीक है। अब ऊपर उठ के यहां बादल बनने शुरू हो गए इसके, और बादल बनके जब बादल बनने शुरू हो गए तो अन्य हवा से टकराए और बादल ठंडे होने से बहुत भारी हो गए। भारी होने के कारण वो नीचे टपकना शुरू कर देते हैं और इससे हो जाती है हमारी वर्षा। अब यहां से हवा उठकर ऊपर गई थी तो नीचे जो प्रेशर बना था वो लो प्रेशर बना था, और ऊपर जो बना था वो क्या बना था? उस वाले जो खाली क्षेत्र हो गया हवा उठने के कारण, तो वहां ऐसी स्थितियां लो प्रेशर वाली बन जाती है। और जहां ठंड का वातावरण होता है वह हमेशा हाई प्रेशर बनता है। क्या बनता है? हाई, यानी उच्च वायुदाब। तो ये निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब के साथ हमने वर्षा की प्रक्रिया को समझा। लेकिन हम ये देखें, हम जानते हैं कि मौसिनराम जो है, कौन? मौसिनराम। यहां भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? मौसिनराम में। लेकिन लेह लद्दाख जो क्षेत्र है यहां सबसे कम वर्षा होती है, लेह लद्दाख का क्षेत्र। यह चीज हम जानते हैं। इसको वर्षा की परिवर्तिता नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? मौसिनराम में एक साल 1400 सेंटीमीटर बारिश हुई, दूसरे साल 1300 सेंटीमीटर बारिश हुई, चौथे साल हमने देखा कि वहां 1600 सेंटीमीटर बारिश हुई, क्योंकि यह तो औसत था। 1400 तो क्या था? औसत। फिर हमने देखा कि 1700 सेंटीमीटर हुई अगले साल। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे यहां पे एक समय में 1100 सेंटीमीटर ही बारिश हुई। ये जो वर्षा में चेंज आ रहा है ये मानक विचलन है। क्या ये? मानक विचलन है। और इसके मध्य में कितना गैप आया, यानी कि इस साल 1400 सेंटीमीटर हुई, पिछले साल 1100 थी, तो ये जो 300 का गैप आ रहा है इस माध्य को यहां लिखा जाता है मानक विचलन। यानी बीच में गैप कितना आया, मध्य कितना आया बीच में, विचलन किस किस के बीच हुआ? 1400 से लेके 1200 के बीच में बारिश हुई। इस साल 1400, तो पिछले साल हमने आंकड़ा माना 1200। इन दोनों के बीच में जो विचलन हुआ है उसका माध्य। और ये जो वर्षा का विचरण हो रहा है इधर से उधर, यानी एक साल 1400 सेंटीमीटर हो रही है, दूसरे साल उससे पहले 1200 हुई, उससे पहले 1700 हुई, तो ये बीच में विचरण जो हो रहा है, विचरण जो हो रहा है बीच में, आप ध्यान से समझना इस बात को, नहीं तो ये फॉर्मूले को डिटेल से कहीं भी नहीं बताया हुआ है। इसलिए इसको समझने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसको अलग तरह से मैथमेटिकली हम समझते हैं तो निखिल सर की जरूरत पड़ेगी अपन को, है ना। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आपको अगर समझना है तो इसका आसान तरीका है, क्या करना है कि एक साल में किसी स्थान पर आप जहां ही रहना है, इमेज बनाइए वहां की, इस स्थान पर इस साल कितनी बारिश हुई,
पिछले साल कितनी हुई, उससे पिछले साल कितनी हुई, वर्षा जो है उसका विचरण क्या है, वो जो मानक आएगा उन दोनों के मध्य जो डिस्टेंस आएगा मल्टीप्लाई 100 करना है। और ये सूत्र लिखना आपको डिटेल से नहीं पूछा जाता है, डिटेल से पूछा जाएगा MA फर्स्ट ईयर जब आप करेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स ज्योग्राफी में, वहां पूछा जाएगा और वहां बहुत डिटेल से इस पर एक अलग ही किताब चला करती है। तो यहां बिल्कुल शॉर्टकट है, मानक विचलन बटे में माध्य मल्टीप्लाई 100। क्या निकालता है ये, वर्षा की परिवर्तता। क्या ये अलग अलग स्थानों की देखता है, बिल्कुल भी नहीं, ये एक ही स्थान की देखता है कि इस स्थान पर इतनी बारिश तो दूसरे पर कितनी बारिश, दोनों में डिस्टेंस, उसी स्थान पर बारिश के डिस्टेंस को देखता है। वर्षा जो है उसमें असमान वितरण तो हम अलग अलग स्थानों पर देखते हैं, लेकिन वर्षा में परिवर्तता, एक स्थान पर कितना परिवर्तन आया वर्षा में, कभी सूखा तो कभी बाढ़ की स्थितियां हो जाती है। तो ये बात आपने समझी। आगे देखिए, ये जो है जलवायु के प्रकार है जो कोपेन ने बताए। किसने बताए, कोपेन ने। कोपेन महोदय हुए एक, उन्होंने बताए। एक ट्रोबो हुए, अलग अलग लोग हुए जलवायु, जिसे जलवायु वेता हुए, वैगनर नहीं बता के गया, वो भी जलवायु वेता था, लेकिन वैगनर की बात बिल्कुल भी इस चैप्टर में नहीं हुई। तो उसने जलवायु के बारे में बताया कहाँ था, क्योंकि वो तो जलवायु वेता था। वो क्या करता, एक स्थान की मिट्टी लेके जाता, दूसरे स्थान की मिट्टी से उस मिट्टी को मिलाता और फिर उसमें शोध करता। वो जो चीज होती थी उसको क्या कहा जाता था, जलवायु वेता के तौर पर वो भूमंडलीय स्थितियों का पता करता था। लेकिन यहाँ उसका जिक्र नहीं हुआ है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम जो है जलवायु का डिवाइडेशन है उसकी बात कर रहे हैं। AMW, ये जो आपको HW दिखाई देगा, इसका मतलब है जो कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं उसके लिए HW प्रयोग होगा। कटिबंधीय क्षेत्र के लिए क्या होगा, जैसे अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु, या इससे भी जलवायु नहीं लिख के मैं लिख दूं अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु। तो कटिबंध शब्द, कटिबंध और कटिबंधीय क्षेत्र के लिए HW का प्रयोग होगा यहाँ पे, और W जो है वो सीधा क्षेत्र, ये W दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो क्या है, ये S दिख गया, मतलब शॉर्ट यानी जो है आधा, यानी पूरा शुष्क नहीं है, मतलब शॉर्ट मतलब आधा शॉर्ट है। तो इसको सीधा सीधा याद ही रखना है, क्योंकि आपको जलवायु जो है उसको हम अगले चैप्टर के अंदर भारत के वनों को हम पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक वनों को, तो उसमें यही चीज दोबारा आने वाली है, यही चीज डिटेल से आने वाली है कि उष्ण कटिबंधीय वन क्या होते हैं, शुष्क वन क्या होते हैं, फॉरेस्ट की बात होगी पूरी उसमें आम तुलसी जो घर में उगाए उसकी बात नहीं होने वाली है। जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही शानदार और बहुत मस्त चैप्टर है, आपको शिद्दत से पढ़ना है, तो उसमें ये चीज आने वाली है। लेकिन यहाँ थोड़ा इसका अध्ययन हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ तो हम जलवायु की बात कर रहे हैं, वहां वनस्पति की बात करेंगे। तो जलवायु के अकॉर्डिंग ही तो वन हुआ करते हैं, तो वनों को समझने के लिए जलवायु को देखना पड़ेगा फिर से। इसका मतलब यह नहीं है कि जलवायु फिर से आने वाली है पूरी, नहीं, डरो मत ऐसे। जलवायु की सिर्फ चर्चा होगी, मौसम के बगैर तो किसी वन को पढ़ ही नहीं सकते। इतनी सेंटीमीटर वर्षा इस वनों के लिए चाहिए, इतना इसमें चाहिए, ये चीजें उसमें देखने को मिलेगी। तो AMW इसका अर्थ है हिंदी में लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। इसका मतलब है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून। ये क्या है, लघु यानी थोड़ा, ये बिल्कुल सूखा, ये उष्ण मतलब गर्म, सवाना घास के मैदान होते हैं। अर्ध शुष्क स्टेपी यानी छोटी छोटी जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए स्टेपी शब्द होता है, और ये बिल्कुल गर्म मरुस्थल है। सबसे पहले नीचे वालों को देखो, BWHW ये बहुत गर्म है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय, बहुत ज्यादा हीट होल क्रिएट करने वाला। राजस्थान का सबसे पश्चिम भाग, यानी ये यहाँ पे जैसलमेर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कोपेन, जैसलमेर वाले क्षेत्र की। राजस्थान के जैसलमेर वाले क्षेत्र को इसने कहा है BWHW। राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र या जैसलमेर वाले क्षेत्र को क्या कहा है, कोपेन ने BWHW गर्म मरुस्थल। क्या कहा है, गर्म मरुस्थल। BS, अब देखो यहां तो W आ रहा था, लेकिन यहां S आ रहा है। मैंने कहा HW का मतलब उष्ण कटिबंधीय होता है, लेकिन S का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट। शॉर्ट वीडियो आते हैं ना, तो शॉर्ट मतलब छोटा, थोड़ा सा छोटा। तो छोटे के लिए क्या कर दिया, अर्ध यानी आधा, आधा सूखा, आधा सूखा। तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। BSHW का मतलब क्या हुआ, S बीच में दिख जाए तो अर्ध शुष्क होगा, और W बीच में दिख जाए तो पूरा शुष्क होगा। इसको मैं शुष्क कटिबंधीय क्षेत्र भी बोल सकता हूं, गर्म मरुस्थल भी बोल सकता हूं। इसके अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी है भारत में, उस स्थान के लिए
जो कोपेन है उन्होंने BWHW क्या, जो गर्मी पूरी नहीं है, थोड़ी सी आधी रूप में दिखाई देती है, वहां अर्ध लगा देगा, शॉर्ट लगा देगा, तो W के स्थान पर क्या आ जाएगा, जो है S दिखाई देगा। तो BSHW बोलूं तो आधा शुष्क है, और BWHW बोलूं तो पूरा शुष्क है। तो फिर आधा शुष्क वाला कौन सा है, उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिम राजस्थान और पंजाब। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान भी फिर से इसमें हुआ है, क्योंकि पूरे पश्चिम राजस्थान में गर्म जलवायु नहीं है, आधे राजस्थान में अर्ध शुष्क जलवायु है और आधे में पूरी शुष्क जलवायु है। सिर्फ पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा हूं, पश्चिमी राजस्थान के अंदर आधे पश्चिमी राजस्थान में तो शुष्क है, तो आधे पश्चिमी राजस्थान में, यानी आधे पश्चिम राजस्थान, आधे शब्द अर्ध शब्द लगते ही शॉर्ट वाला जुड़ जाएगा, तो BSHW आएगा ये वाला। और पूरे में अगर शुष्क है तो BWHW आएगा। तो दोनों चीजें ये तो आपको समझ में आ जानी चाहिए यहां पे, क्योंकि BSHW लगते ही शॉर्ट यानी आधा सूखा है, BSHW आधा सूखा, पश्चिम राजस्थान का कुछ हिस्सा, पंजाब का कुछ हिस्सा, गुजरात का कुछ हिस्सा। लेकिन BWHW लगते ही राजस्थान का पश्चिम हिस्सा जो पूरी तरह से सूखा है, ये तो आधा सूखा है और ये पूरा सूखा है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ऊपर वाली देखते हैं, AMW लघु शुष्क वाला मानसून गोवा के दक्षिण और भारत के पश्चिम तट पर, गोवा के दक्षिण में और भारत के पश्चिम तट पर, भारत का ये जो पश्चिम तट था यहां पर जो मानसून देखने को मिलता है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून है। कैसा है, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून। ठीक है, SW शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून, सूखा और गर्मी वाला तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल। AW उष्ण कटिबंधीय सवाना घास वाला करक रेखा जो हमें दिखाई देती है, इस ये करक रेखा आपकी, इस करक रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय, अधिकतर प्रायद्वीपीय जो भाग बना हुआ है उसके क्षेत्र में, जैसे भारत यहाँ है तो ये प्रायद्वीपीय यहाँ हुआ। फिर तो कोपेन का जो जलवायु का वर्गीकरण है वो कुछ इस प्रकार है। हमने इसको बहुत अच्छे से देखा, क्योंकि हमें इसको एक क्रम से देखना होता है वैसे तो, लेकिन समझने के लिए हमने सबसे पहले BWHW और फिर BSHW को समझा। BW दिख जाए तो इसका मतलब आपको सीधा सूखा वाला क्षेत्र पढ़ना है। उसके अलावा BS दिख जाए आपको, HW का मतलब तो सीधा उष्ण कटिबंध होगा, लेकिन पूरा अगर सूखा है तो W दिखेगा आपको बीच में, और आधा अगर सूखा है तो शॉर्ट यानी छोटा वाला क्षेत्र दिखेगा आपको। AW का मतलब उष्ण कटिबंधीय होता है, AS का मतलब शुष्क ग्रीष्म ऋतु होता है, और AMW का मतलब लघु शुष्क। देखो यहाँ W फिर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लघु शुष्क शब्द पहले और प्रयोग में दिखाई दे रहा है आपको कि वास्तव में W का मतलब शुष्क वाला क्षेत्र होता है। तो इस चीज को हमने देखा और समझा और जाना। इसके अलावा क्या कह रहा है वो, इसके अलावा कह रहे हैं कोपेन कर रहा है ये बात। कौन कर रहा है, कोपेन। कोपेन महोदय कह रहे हैं CWG का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु वाला मौसम, यानी ये ठंडा है। ये कैसा है, ठंडा है। और ठंडा कहाँ है, गंगा के मैदान जो है वो ठंडे दिखाई देते हैं। पूर्व का राजस्थान अलवर वाला जो क्षेत्र है वो ठंडा दिखाई देता है। उत्तरी मध्य प्रदेश जो है, उत्तर पूर्व का भारत अधिकतर कैसा है, ठंडा। अगर कोपेन ठंडे वाले प्रदेश की बात करेगा तो वो CWG का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा, CWG का। और थोड़े गर्मी वाले और थोड़े ठंड वाले क्षेत्रों की अगर बात करेगा तो DFC की बात करेगा। किसकी बात करेगा, और वो सिर्फ बात होगी अरुणाचल की। अरुणाचल प्रदेश के लिए वो DFC जलवायु का प्रयोग करता है। ये उनके दिए हुए नाम है, इनको आप सोचोगे सर इनको थोड़ा डिटेल से कैसे समझा सकते हैं, नहीं, ये आपको रटने पड़ेंगे। DFC मतलब अरुणाचल की बात कर रहा है। ई जैसे आगे दिखाई दे रहा है आपको, ई मतलब पोलर जो होते हैं, जो इस प्रकार से ये पोलर जो होते हैं, इन पोलर की बात कर रहा है। ध्रुव जो होते हैं ये ध्रुवीय प्रकार के हैं, और ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात कर रहा है। जैसे पूरे सूखे की बात करेगा तो राजस्थान की बात करेगा, आधे सूखे की बात करेगा कोपेन तो राजस्थान, आधे पंजाब और आधे गुजरात की बात करेगा। लेकिन वो ई की बात करेगा, ध्रुवीय क्षेत्र की बात करेगा तो जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड की बात करेगा। अगर वो लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र जलवायु की बात करेगा, लघु ठंडी, लघु ठंडी, लघु ठंडी, तो अरुणाचल प्रदेश की बात करेगा। और वो भारत के अधिकतर क्षेत्रों की बात कर दे तो बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये CWG, शीत ऋतु वाला मानसून जो है भारत का अधिकतर प्रदेश जो है इसी में ही आता है, CWG में। किस में आता है, CWG में।
तो ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था जिसको हमने अच्छे से समझा। इसी के साथ ही ये पूरा लेक्चर ही नहीं, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है, और कमेंट बॉक्स में आज जरूर लिखेंगे क्या आपने 10 पूरे लेक्चर इसके देखे, क्योंकि पिछले वीडियो के व्यूज पर मुझे लग रहा है कि आजकल तुम पढ़ाई कम करने लग गए। इसलिए मुझे ईमानदारी से बताना है और अच्छे से पढ़ना है, और अगला जो चैप्टर है उसको हम बहुत शानदार ढंग से पढ़ने वाले, बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।